और आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एंड रिलेवेंट है। आज के क्लास में मैं Q&A भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसमें just to give you more idea about the topic, we'll go into Q&A also. All right, let's start with our first important species where you could get question in the exam. This is the pangolin, Indian pangolin, चींटीखोर, right? हो सकता है आप लोगों में से जो लोग अभी लाइव सेशन देख रहे हैं, आपने भी अपने आसपास के जिस जगह आप रहते हैं तो आपने इस प्रजाति को देखा होगा, इंडियन पैंगोलिन को देखा होगा, राइट? चींटीखोर बोलते हैं। ये इमेज WWF इंडिया ने सोर्स दिया कि ये जो फोटोग्राफ है, यू हैव द पर्सन हियर, राजेश कुमार मोहपात्रा, उनकी ये फोटोग्राफ है। इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन, द टू टाइप्स पैंगोलिन्स फाउंड इन इंडिया, एंड ये चर्चा का विषय रहा है। भारतीय पैंगोलिन और चीनी जो है पैंगोलिन, ये कंटिन्यूसली पिछले 5 वर्षों में चर्चा का विषय रहा है, करंट में है वहां पर, और अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि विच एवर टॉपिक्स वेयर यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन, बी प्रिपेयर्ड, देयर मे बी सरप्राइज क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम। सो इंडियन पैंगोलिन इज one very good part of it. Now let's learn certain facts about Indian pangolin. Let us go into certain important facts about Indian pangolin. If we come across the population, right, the entire population has not been assessed. इसकी कितनी संख्या है पूरे भारतवर्ष में, है ना, एग्जैक्ट नंबर क्या है, इसके लिए कोई सेंसस नहीं कराया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, मैंने आप लोगों को एसटीएम सेशन 1 में बताया था कि 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। शेड्यूल्ड स्पीसीज ऑफ WPA 1972, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के जो भी शेड्यूल्ड लिस्ट हैं वो ध्यान में रखना है, खासतौर पर शेड्यूल 1 एंड 2, इसके संदर्भ में क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, साइट्स, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, अपेंडिक्स 1 एंड 2, ठीक है। और तीसरी बात उन्हें बताया कि कौन सी कैटेगरी में है, IUCN की किस श्रेणी में उस प्रजाति को शामिल किया गया। तो भारतीय पेंगुलिन की अगर हम बात करें तो IUCN के कैटेगरी में एंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है, जहां पे 70%, 50 to 70% इसकी संख्या में गिरावट या कमी पिछले 10 वर्षों में या इनके 3 पीढ़ियों में हुआ है। तो फिलहाल अभी जो है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और हमारे कानून में भी इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है, यानी कि शिकार पर पाबंदी है, इसका हम शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता है पैंगोलिन सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड, अवैध व्यापार, है ना, विश्व भर में अधिकतर जो अवैध व्यापार के लिए, है ना, ये पैंगोलिन वहां पर है। चीन में साउथ ईस्ट एशिया में इसकी काफी मांग है। खास तौर पे इसके जो स्केल्स हैं, जो आप इसके शारीरिक तौर पे आप देखते हैं, यहां जो स्केल है ना, इस पे एक तरह का लेयर ऑफ स्केल्स होता है ना, लेयर ऑफ स्केल्स है जो कि कंटिन्यूअसली इनके पूंछ तक जाता है ना, इस चींटीखोर या पैंगोलिन में ये स्केल की काफी मांग है। ये दवाइयों में, मेडिसिन के तौर पे चीन में, साथ में साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में इसकी मांग होती है। इसके लिए इसका अवैध शिकार किया जाता है पैंगोलिन का। कई बार लोग खाने के लिए भी करते हैं, फ्लैश मीट, उसके लिए भी इसका शिकार किया जाता है। ये बात आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्तमान समय में ये जो पेंडेमिक है, आज जो हम पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, है ना, चीन के वुहान शहर से ये कोरोना वायरस कोविड-19 की जो शुरुआत हुई है, और आपको ये पता होगा कि चीन में जो वहां लोग है खाते हैं, है ना, जानवरों को खाते हैं, और वहां पर बाजार होता है। चीन में ऐसे बाजार होते हैं, वेट मार्केट बोलते हैं, राइट, देयर आर वेट मार्केट, VET, वेट मार्केट इन चाइना।
and the Chinese people who eat this kind of animals there. And you all know that zoonotic diseases. Zoonotic. What do you mean by zoonotic disease? Zoonotic disease is that type of disease which is spread from wild animals to humans, है ना? पशुजनक रोग हिंदी में कहा जाता है, पशुजनक रोग। ये ऐसे रोग होते हैं जो कि वन्य जीव जो होते हैं उनमें ये वायरस वगैरह होते हैं और वहां से संक्रमण अन्य वन्य जीवों में और मानवों में होता है। कोविड-19 के लिए बैट, चमगादड़ के बारे में भी कहा गया है। ये फिर ये कहा गया कि इसमें पेंगुलिन भी जिम्मेदार एक प्रजाति है क्योंकि इसे खाया जाता है चीन वगैरह में। तो हम जैसे ऐसे वन्य जीवों के संपर्क में आते हैं जो जूनोटिक डिजीज है ना, जो उसके होस्ट होते हैं, तो वहां खतरा बढ़ जाता है। यह रोग कोविड-19 हमें इस बात के लिए सतर्क करता है कि आज मानव जिस तरह से अपना विकास कर रहा है और जिस प्रकार से हम वनों की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, हम आवास स्थल का विखंडन कर रहे हैं, हम क्षति कर रहे हैं, और ऐसे प्रजातियों को तो जैसे हमारा संपर्क हो रहा है तो ऐसे खतरनाक घातक संक्रामक रोग फैल रहा है ना। कोविड-19 तो ये शुरुआत है, ये तो जस्ट ये भी शुरुआत, अभी और ऐसे कई ऐसे रोग हो सकते हैं अगर यदि मानव सुधरे नहीं। जब तक मानव सुधरेगा नहीं, ये इस तरह के चीजें पैंडेमिक होती रहेगी। अभी पता नहीं आने वाले भविष्य में कितने पैंडेमिक हो, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब मैं इसमें आता हूं कि ये जो पेंगुलिन है, पेंगुलिन के संदर्भ में मैंने बताया ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एनिमेशन तौर पे दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है द हिंदू अखबार, आप सभी लोग द हिंदू अखबार पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, यू ऑल गो थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर and Hindu newspaper comes out with articles. Now the Hindu, right, they have started with documentaries. It has started with certain documentaries on wild animals. Now these documentaries are like an animated kind of documentary with captions. You have a heading and the captions which gives important information about species, right? So I'll play this documentary in the class, but I'll keep on explaining that. There's only the background music is there. I will keep on making you understand that. All right. So what I'll do here, you all will see this documentary, which is 1 minute documentary, and I'll explain the concept there. So let's go for it. So what is first given here? World Pangolin Day, 16th February, है ना। 16 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। पेंगुलिन जो है स्केली एंट ईटर होता है, इंसेक्टिवोरस होता है, नॉक्टर्नल होता है। ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, कभी कोई के खतरा हो तो उस केस में ये अपने आप को फोल्ड करता है, और इसके जो दवाई के लिए उपयोग होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूवन नहीं है कि इसका क्या असर होता है। और ये माना जाता है कि यह प्रजाति जो है लगभग, है ना, चाइनीज पेंगुलिन जो है लगभग भारत में एक्सटिंक्ट होने हो गया है। और कई बार इसको खाने के लिए, मीट के लिए भी इसको पूर्वोत्तर के राज्यों में या मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में यूज होता है। तो चाइनीज जो पेंगुलिन है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया 2014 में, और कस्टम डिपार्टमेंट जो है ना, कई बार ऐसे सीज किया जाता है। भारत में शेड्यूल 1 में यह प्रजाति शामिल किया गया है। तो इसके कई अवैध व्यापार होता है। इसमें 7 साल की सजा और 1000 रुपया जुर्माना है ना। 7 साल की सजा और 1000 रुपया जुर्माना है पेंगुलिन के संदर्भ में। ये जो मैंने हिंदू का भी दिखाया इसमें। चाइनीज पेंगुलिन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यंत संकटग्रस्त। क्रिटिकल एंडेंजर्ड से हम क्या समझते हैं? जहां 90% या उससे अधिक संख्या में कमी आई है, राइट। एंडेंजर्ड में 70% तक का होता है। तो भारत में दोनों है, इंडियन पेंगुलिन, चाइनीज पेंगुलिन। चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और माना जा रहा है कि लगभग भारत में विलुप्त होने के कगार पे है, and is almost to the brink of extinction. And then we have an Indian pangolin. Let us learn more about it. Right, major threat I've already mentioned is the hunting, poaching for meat, for the medicine, for the scale, and particular demand in China and the Southeast Asian countries like Myanmar and all. They are highly in demanded there. And particularly how the illegal trade takes place, that happens through the borders, right? India and Pakistan to the border, it goes to the such
कंट्रीज देयर। नाउ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आवास स्थल या कहां का इसकी वितरण है ना, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है। तो लेट मी शो यू द स्क्रीन हियर। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इस जगह पे जो है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधी है ना वनों में पाया जाता है, खुले हुए भूमि में पाए जाते हैं, घास के मैदान में पाया जाता है ना, कई बार डिग्रेडेड हैबिटेट जो होता है वहां भी ये पाया जाता है। तो यहां पर जो है इसके कई ऐसे स्थान है, आवास स्थल है, ठीक है, और ये काफी अपने आप को अनुकूलित करता है ना, ये काफी अपने आप को अनुकूलित करता है ना, अनुकूलन करने की इसकी क्षमता है, एडाप्टेशन करने की क्षमता है। और आपको पता है इसका भोजन जो है इंसेक्टिवोरस है, चींटीखोर बोलते हैं। कई बार जो चींटी के जो माउंड होता है और इसके जो होते हैं नुकीले नाखून होते हैं, तो और जीभ जो होता है लसीला होता है, लसीला जीभ होता है। तो ये ऐसे जो चींटी के जो होते हैं माउंड होते हैं वहां पर आराम से इसको छेद कर करके उसमें जाके वो चींटियों को निकाल के खाता है। तो ये चीज है इसका। टर्माइट, कई बार जो दीमक है, दीमक के जो होते हैं वो दीमक भी खाता है यहाँ पर इंसेक्टिवोरस के तौर पे। और इंडियन पैंगोलिन जो है भारत में कई जगह पाया जाता है, केवल रेगिस्तानी क्षेत्र और हिमालय के ऊंचे पर्वत जो है को छोड़कर भारतीय पैंगोलिन सभी जगह मिलता है। खासतौर पे मध्य भारत में आपको भारतीय पैंगोलिन मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर यह कि जो भारतीय पैंगोलिन जो है 3 स्थान आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर के राज्य, शुष्क क्षेत्र जो एरिड एरिया है, डेजर्ट एरिया है, और तीसरा जो यहां पर आता है जो हिमालय के ऊंचे क्षेत्र हैं। इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर जो है आपको जो है 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पे है ना कुछ इसकी जो संख्याएं हैं है ना वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जबकि जो चाइनीज पैंगोलिन जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिखेगा, वहां मिलेगा आपको चाइनीज पैंगोलिन जो है। और ये कई बार ये 2500 मीटर है ना मीन सी लेवल की ऊंचाई तक में भी पाया जाता है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह प्रजाति जो है बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। ये सब याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स को याद रखना होगा। यानी कि भारत के अलावा पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और साथ साथ में नेपाल और श्रीलंका में भी जो है पैंगोलिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है और इसके लिए कंजर्वेशन या इसके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। WWF इंडिया और एक बॉडी है ट्रैफिक, क्या नाम है बॉडी का, ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड जो है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स है ना, WWF के द्वारा ही ट्रैफिक इनिशिएटिव 1961 में स्टार्ट किया गया था। तो ज्वाइंट करके इसमें जो भी इलीगल ट्रेड होता है, अवैध जो ये व्यापार होते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वैधानिक संस्था है, WCCB कहते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उनके द्वारा भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाया जा रहा है ताकि जो पैंगोलिन का जो अवैध व्यापार होता है उस पर हम रोक लगा सकें, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस संदर्भ में यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, और केवल यूपीएससी एग्जाम नहीं, जो कुछ भी तमाम एग्जाम आप दे रहे हैं वहां हो सकता है डायरेक्ट तथ्यात्मक क्वेश्चन आ जाए। यू कैन गेट अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ऑन द पैंगोलिन देयर, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज यू आर अवेयर ऑफ दिस स्पीसीज, संगाई संगाई हिरण, ब्रो एंटलर डियर। इसे संगाई जो ये हिरण है, इसके खास तौर पे जो इसकी सिंग है ना, ब्रो जो होते हैं, भौएं जो होते हैं वैसे दिखता है। और इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्लोटिंग नेशनल पार्क है किबु लामजाओ, लोकटक झील है ना, मणिपुर राज्य के जो इम्फाल जो राजधानी है वहां पर विश्व प्रसिद्ध झील है
लोकटक झील है, जो कि भारत का रामसर स्थल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व का नम भूमि है। यह हिरण जो है, ब्रो एंटलर डियर अथवा संगाई हिरण, केवल और केवल मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। एंड देयर इज अ नेशनल पार्क called as Kibul Lamjao National Park. Now, Loktak Lake is the largest freshwater lake in Northeast India. Right? It's the largest freshwater lake in Northeast India. Loktak Lake has a very unique characteristics. It has got a floating mass of vegetation called फुमड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ग्रास का जो है, ये हिरण जो है संगाई हिरण, या इसको थामिन भी बोला जाता है। तो ये जो जगह है, ये जो फुमड़ी होते हैं, है ना, जो कि सॉइल एंड वेजिटेशन का बना होता है, एंड इट फ्लोट ऑन द लोकटक लेक, द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फुमड़ीज, एंड दिस डियर which stay on this फुमड़ी, and because of this फुमड़ी is floating on the lake, so it gives that kind of perception that it is dancing. That's what it is popularly called as dancing deer, है ना, मणिपुर का डांसिंग डियर संगाई। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या जानकारी है? ठीक है, जानकारी ये है कि अगर हम इसकी कैटेगरी देखें, श्रेणी देखें, आयुष्मान रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड है। कौन सी कैटेगरी में है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में, संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है। और ये केवल और केवल एंडेमिक मणिपुर में, इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन मणिपुर, नो अदर स्टेट्स इन इंडिया। भारत में केवल आपको मणिपुर में ही संगाई हिरण देखने को मिलेगा और किसी राज्य में नहीं है। वहां का स्थानिक प्रजाति है, is endemic to Manipur and that area which I said Loktak Lake there. And under Wildlife Protection Act, it is also under Schedule 1. That means no hunting, no poaching of brow antler deer or Sangai deer is allowed under the law, right? So that is where this protection has been given to this unique variety of deer found in India. All right. Now if you see here, what you see right now, right? This is a website from where I'm showing the photograph. Great big story. You will now see right now the Fumdi. I will show you the Fumdi and the Loktak Lake, the beautiful Loktak Lake, right? There may be students right now who may be watching this video may belong to Manipur. They may have visited this Loktak Lake, right? So let us now see here this Loktak Lake. Let me just play this small documentary, and you will be able to understand about this lake and the context of that. What you see right now, it is an aerial photograph, है ना? ये aerial photograph लिया गया, ये Great Big Story जो वेबसाइट है वहां से, ग्रेट बिग प्लैनेट ये नाम का है। पर ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये मणिपुर में यह है, और ये जो आप देख रहे हैं फुमड़ी है, राइट? ये फुमड़ी है जो आप देख रहे हैं, फुमड़ी है। इसके अलग अलग आकार हैं, अलग अलग शेप है, आकार है। और ये जो लोकटक लेक है जैव विविधता के तौर पे महत्वपूर्ण माना जाता है ना? जैव विविधता के तौर पे इसको महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें आपको ऐसी जो फुमड़ी है, जो ऐसे घास आप देख रहे हैं, लगातार वो फैला हुआ है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, एक्वाकल्चर, फिशरीज, है ना, फिशरीज, एक्वाकल्चर, ये सारा चीज होता है। और इसी फुमड़ी में ये संगाई हिरण, डांसिंग डियर निवास स्थल है इनका, रहते हैं वहां पर। और 1950s में इसको लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुका था, लुप्त होने के कगार पे ये आ चुका था, है ना? और यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ बोलते हैं, राइट? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राइट? किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है मणिपुर स्टेट में, और ये फ्लोटिंग है। ये जो नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो अभी आपने ये डॉक्यूमेंट्री में देखा है। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। अब लोकटक लेक के बारे में एक और मैं जानकारी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत में अब रामसर स्थल की जो संख्या है अधिक हो गई है, 42 है ना, 42 तक हम भारत सरकार ने
पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा है ना अधिसूचित किया गया। So now we have already got 42 Ramsar sites notified by the central government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Loktak Lake is also included under a very important list. You may be aware of that. Montreux record. You would have studied Montreux record, MR. What is Montreux record? Montreux record is a list of threatened wetlands where changes in ecological characteristics have occurred or occurring or might occur in future due to human activities. क्या है मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड? एक तरह का सूची है, एक तरह का रिकॉर्ड है जहां पर संकटग्रस्त नम भूमि को शामिल किया जाता है विश्व भर में। ऐसे नम भूमि जो कि खतरे में है, संकट में है, या तो उसकी पारिस्थितिकी जो विशेषताएं हैं उसमें बदलाव हो चुका है या हो रहा है या होने की आशंका है मानवीय गतिविधियों के कारण, तो उनको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। पहले भारत में चिलिका लगून को रखा गया था, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट लेक है। फिर उसका संरक्षण के बाद उसे हटा दिया गया। वर्तमान में अभी 2 ऐसे रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में है। एक है ये लोकटक लेक जहां किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और दूसरा जो है केलादेव है ना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जो कि साइबेरियन क्रेन और कई प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो लोकटक लेक जो है, इसके बारे में ये बात भी ध्यान रखना है, ये अभी वर्तमान समय में खतरे में है, संकट में है, और इसको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में रखा गया। अब यहां क्या खतरा है ना, सवाल उठता है, व्हाट इज द थ्रेट हियर? Loktak Lake, right, the water which comes to the Loktak Lake, where you have all this fumdis and all, there's a hydropower project, right? There are hydropower project nearby, and you know that hydropower project, what will happen there? That will obstruct the flow of the water. Even the quality of water can get affected. मणिपुर में, इम्फाल में, जहां पर लोकटक लेक अवस्थित है, उस जगह पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इटाई डैम बोलते हैं। क्या नाम है डैम का? इटाई डैम। एक बराज है वहां पर, इटाई डैम, इटाई बराज है। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहां इम्फाल में, जहां पर लोकटक लेक है। जब से ये इटाई डैम का है ना कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये ऑपरेशन हुआ है, ये इस लोकटक झील को प्रभावित कर रहा है। राइट, दिस पर्टिकुलर इटाई बैराज, राइट, ऑन द मणिपुर रिवर एंड दिस इम्फाल रिवर एंड दिस पार्ट ऑफ द लोकटक लेक, इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू दिस लेक इन टर्म्स ऑफ सिल्टेशन। आपको पता है डैम या बैराज होता है तो सिल्टेशन होता है, सिल्ट, गाद का जमा होता है, एंड देन व्हाट हैपेंस, weeds get, right, come to that water body and weeds start growing, so it is affecting there. At the same time, you know that rise in human population, growth in human population in the neighboring area, and then their livelihood depends on aquaculture, fisheries, so that also put pressure on the Loktak lake. All right, so you should know that. See, factual thing you can only remember if you know the information. That's the only the way out. तथ्यात्मक चीजें आपको तभी याद रहेगी जब आप जब पढ़ते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होता है, तो आपको चीजें याद रहती है। और मैंने बताया ये लोकटक लेक जो है कहां पर है, ये लोकटक लेक जो है मणिपुर का, तो मैं बता चुका हूं। और यहां मैंने क्या बताया, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है ना, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, यानी कि अभी ये संकट में है और इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो किस प्रजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? संगाई हिरण के लिए, डांसिंग डियर, मणिपुरी डांसिंग डियर, ब्रो एंटलर डियर। ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। सो आई विल जस्ट गो ऑन, आई कंटिन्यू द पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स लुक एट हियर कंजर्वेशन इश्यूज में बता चुका हूं, इसमें जो मैंने अभी समझाया आपको। ये फुमड़ी वगैरह मैं बता चुका हूं जहां पर ये हिरण पाया जाता है, ये बात मैं आपको अभी मैंने समझा दिया है। अब तीसरा प्रजाति जो है हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड, another very important topic for coming exam.
If you look at leopard in India, there are three types of leopards in India. We have common leopards, Uttarakhand, then part of the semi-arid region of Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Then part of you'll find common leopard. Even South India also you'll come across common leopard, right? Karnataka and all these states. We have another very unique type of leopard called snow leopard, right? And then we have one more type of leopard called as a clouded leopard. भारत में ये तीन प्रमुख तरह के तेंदुओं के प्रकार हैं। एक सामान्य तेंदुआ है, कॉमन लेपर्ड है, दूसरा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, और तीसरा जो है क्लाउडेड लेपर्ड होता है। क्लाउडेड लेपर्ड आपको पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश है ना, जो कि पूर्वी हिमालय का भाग है, वहां जो हॉटस्पॉट है वहां पाया जाता है। स्नो लेपर्ड जो है वर्तमान में इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। पहले ये एंडेंजर्ड था, आईयूसीएन की कैटेगरी में ये एंडेंजर्ड था, संकटग्रस्त था। फिर आईयूसीएन ने इसकी कैटेगरी बदल के वल्नरेबल में लाया है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में लाया, सुभेद श्रेणी में रखा गया। अभी भी ये है ना विचार चल रहा है कि इसको पुनः जो है एंडेंजर कैटेगरी में लाया जाए। कई बार जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कौन सी श्रेणी में है ना, एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, क्या वापस इसको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए कई ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, वो आईयूसीएन से रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको स्नो लेपर्ड को फिर से वापस एंडेंजर कैटेगरी में डाल दिया जाए। ठीक है, अभी वर्तमान में वल्नरेबल है, पहले एंडेंजर्ड था, फिर वल्नरेबल घोषित किया गया। अब इसके लिए एक मुहिम चल रहा है कि इसको वापस पुनः एंडेंजर्ड में डाल दिया जाए। लेकिन अब एग्जाम में आता है तो आपको वल्नरेबल याद रखना है। ठीक है, ये तथ्य याद रखना है, ये फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, तो अभी कौन सा है ये, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और आईयूसीएन के तौर पे ये अभी वल्नरेबल में आता है, सुभेद वर्ग में आता है। यानी खतरा अभी भी है ना, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड पे खतरा अभी भी है, लेकिन इसकी संख्या में वृद्धि होने के कारण इसको वल्नरेबल में रखा गया। और अगर देखा जाए ये एक ऐसा तेंदुआ है जो कि दहाड़ता नहीं है। ठीक है, डू नॉट रोर, जैसे लायन रोर, टाइगर, राइट, इज अ टाइप ऑफ लेपर्ड विच डज नॉट रोर, है ना, दहाड़ता नहीं है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब इसके बारे में और मैं कुछ जानकारी देता हूं। यूपीएससी परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। There will be certain that information, based on that the question will be asked. Now what I'm going to cover right now, I'll show you with all animated diagram, that is about the snow leopard from National Geography. You all know about National Geography, right? National Geography channel. The National Geography channel, there is a small documentary on snow leopard. All right, so I'll just play that animation and make you understand. So let us go through that. Climate change, हैबिटेट लॉस। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हिमालयी क्षेत्रों में भी मानवीय आबादी बढ़ रही है। तो जब मानवीय आबादी बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है कि जो उसके आवास स्थल है वो घटता जा रहा है। स्नो लेपर्ड को किंग ऑफ द माउंटेन बोला जाता है, स्नो लेपर्ड को मोनार्क ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, है ना, पहाड़ों का वो राजा है, जो अभी आपने एनिमेशन में नेशनल ज्योग्राफी का एनिमेशन देखा है। और यह प्रजाति जो है, एक तो हो रहा है कि इसकी जो भोजन है उसमें कमी आ रही है, मानवीय हस्तक्षेप वो भी कारण है, और जो सबसे बड़ा अभी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वो भी इसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड जब आप पढ़ते हैं या हिम तेंदुआ, इस संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। अभी तो यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया, कई बार क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है एक प्रजाति पे ही पूछा जाता है। तो आपको संकट, थ्रेट भी जानना है ना, स्टेटस भी पता होना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ और जानकारी में देता हूं। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2016 का आकलन किया हुआ रिपोर्ट है। ये तमाम राष्ट्र हैं जहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान,
रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके रेंज कंट्रीज हैं जहां पर ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अगर हम संख्या की बात करें, अगर हम इसको, इस डायग्राम, इस टेबल को हम देखते हैं, तो स्नो लेपर्ड की सबसे ज्यादा जो संख्या है यहां पर है 4500। कहां है? चीन में, चाइना में, है ना। 4500 इसकी जो संख्या है वो चीन में। अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम पे काफी जोर दिया गया है ना। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, इसका सेंसस किया गया है। तो ये 2016 का है जहां पर 4500। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में स्नो लेपर्ड कहां है? हिमालय क्षेत्र में है ना, लद्दाख, लेह लद्दाख, वहां पर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय ऊंचाई पे वहां पर है, या सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में अगर संख्या की बात करें तो इसका अनुमान ये 516 से 524 है, यानी कि कम है, संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर आप यहां देखिए, अब इसमें किर्गिस्तान में भी 300 के आसपास है, मंगोलिया में 1000 है। एक दूसरा जो हम देखते हैं मंगोलिया में, जो कि चीन से सटा हुआ राष्ट्र है मंगोलिया, वहां 1000 है ना, वहां 1000। ये मैं डाटा क्यों बता रहा हूं? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूं, ये राष्ट्रों के नाम ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में वहां कथन वाला क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन होता है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है, और वहां पर कथन में लिखा होगा कि हिम तेंदुआ जो है ना, भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया में ही पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन जो होता है ज्योग्राफी से होता है। आप जब भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, you will realize that there are in the question statement type question, one of the statement will be based on geographical range, geography. So you should know that which all countries are there where snow leopards are found. It's again a factual information, but you need to remember it, right? So if there is a question in the UPSC exam and it says that one of the statements says that it is found in India, China, Mongolia only, that will be wrong. That means Tibet and the China and the high altitude area, it is also a part of the Hindu Kush mountain, and linking to the Central Asia, like Kyrgyzstan. You can see here Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and you will also come across snow leopard in Russia. Russia also has got snow leopard population. It's a very important fact, right? Somewhere in the exam it can be a part of the question. Number is not very important. This number is not very important. ये जो संख्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको याद नहीं करना है कि 4500 संख्या है चीन में या इसमें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं सारे फैक्ट्स को जोड़ रहा हूं। मैं भारत में कम संख्या है, भारत में ज्यादा संख्या नहीं है। ठीक है, यहां पर तो ये जो डाटा है, यूपीएससी पढ़ने का तरीका आपको बदलना होगा। ठीक है, ये जो मैं एस्टीम सेशन करा रहा हूं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी भी जो अभ्यर्थी है अपना पढ़ने का तरीका बदले नहीं है। That you need to change your way of study. And what I find, right, sometimes which I've come across interaction with number of aspirants, I find that they are doing the same herd mentality. They're following the same herd mentality. They're not doing anything, what UPSC expect. What I'm now giving here, table and the figure, these all are based on some kind of research articles and part of it. And you need to remember that. And UPSC question setter will set the question based on such kind of scientific reports, right? So I'm just trying to make you aware that if you want to qualify the exam, you need to change your approach of study. And environment subject, environment ecology is a dynamic subject, is not a static subject, right? My task is to guide you, to help you, right? How you can prepare for the examination. All right. So let us move on that. Is it clear, everyone? This part? What are the issues there? We have already discussed in the classroom. I'll not take much time. So habitat loss, prey depletion, then you have a killing, right, by humans, poaching, climate change. These are the threats there. All right. मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों का, कुछ let us interact. I've covered 3 species.
I will go further to more spaces, but let's have some interaction with all of you. Those who are right now YouTube, at the same time those who are right now joined through Zoom, and I will be happy to take your doubts. Then I'll go to the next topic. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं. जो लोग YouTube में वो भी पूछ सकते हैं, जो लोग अभी Zoom के थ्रू है वो भी आप पूछ सकते हैं. फिर मैं बाकी प्रजातियों पे आऊंगा. जितने भी मैं प्रजातियों के बारे में बता रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. ठीक है. यस, देयर इज वन स्टूडेंट कॉल्ड धीरज. धीरज हैज रेज्ड द हैंड. यस सर, जब भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड थ्रेटेंड की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड को लेते हैं. करेक्ट. ये कंट्री का नहीं लेते हैं. बिल्कुल. तो इस तरह से देखें तो चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि इंडियन पेंगोलिन जो है केवल इंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में. बिल्कुल. सर बस यही कंफ्यूजन था. नहीं, आप हमेशा याद रखिएगा. मैं आपको ये बात बता रहा था. बहुत अच्छा आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा. इसीलिए मैं बीच में मैंने रुका भी है कि मैं रुक के आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं. जब भी आप करंट अफेयर के मटेरियल में या अखबार में, न्यूज में कहीं भी पढ़ते हैं, तो वो ग्लोबल स्टेटस देता है आपको, है ना. ग्लोबल स्टेटस देता है. जैसे मान लीजिए स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन ने एंडेंजर से वल्नरेबल किया है, तो वल्नरेबल ये जो स्नो लेपर्ड का पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे वल्नरेबल डाला है. अगर संख्या कम हो जाएगी, है ना, उसकी संख्या और अगर कम हो जाती है, तो आईयूसीएन हो सकता है उसको वापस एंडेंजर में रख दे. वैसे ही चाइनीज पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन के किस्म के हमेशा एक फैक्टर होता है पॉपुलेशन. जब भी हम रेड डेटा बुक की बात करते हैं, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. आपने बहुत अच्छा उठाया कि ये सब ग्लोबल लेवल पे होता है. अब मैं एक और चीज ऐड करता हूं. भारत का रेड डेटा बुक, हर कंट्री का भी अपना रेड डेटा बुक होता है, राइट. जैसे इंडिया का भी अपना रेड डेटा बुक. अगर हम इंडिया के रेड डेटा बुक की बात करें, खाली हम इंडिया पर्सपेक्टिव बात करें, मान लीजिए केवल हम इंडिया की बात करें, तब स्नो लेपर्ड सुभेद नहीं होगा, वल्नरेबल नहीं होगा. लेट्स लुक एट द डाटा. अगर हम डाटा की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 516 से 500 के आसपास लगभग है, बहुत कम है. तो इसके अनुसार हम देखें तो भारत में क्रिटिकली एंडेंजर्ड होना चाहिए. अगर 500 से आसपास है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होना चाहिए. अगर हम उस तरह से देखें, किसी कंट्री स्पेसिफिक हम देखें, है ना, तो वो बदल सकता है. लेकिन आप जब भी पढ़ते हैं वो आपको ग्लोबल स्टेटस देता है. कहीं भी न्यूज में, करंट अफेयर में, वो सभी देशों को मिला के देता है, एक ओवरऑल देता है वो, है ना. ठीक है, थैंक यू. कोई और विद्यार्थी जो पूछना चाहे? मैं थोड़ा यूट्यूब में भी देख लेता हूँ, कुछ लोग डाउट है, जो लोग अभी है. अच्छा ठीक है. हाँ, कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. भाइयों और बहनों, जागो मोहन प्यारे जागो. ठीक है, ये समय आ चुका है जागने का. ये हेलो हेलो. हाँ, यस प्लीज आस्क क्वेश्चन. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. to know like what are हाँ, so we Your voice- are the key need to be focused in प्रतीक, आपका शायद नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है. आपको हाँ, your voice is chat breaking box में there. लिखना पड़ेगा. kindly आवाज put ज्यादा in the clear chat आ box. Kindly write in the chat box. I will go through it. Okay. Please write in the chat box. I am also seeing in the chat box. Snow leopard is not roaming. Is it related to geographical conditions? Yes, because they are found in the cold habitat. There is a student called Gaurav. Gaurav has mentioned in the chat box about all these big cats. They're capable of going from one place to another. Whether you talk about tiger or lion or panther or leopard, they all are capable of moving from one place to another. Right? They can migrate. They're capable of doing migration. But since snow leopard has a very unique type of climatic conditions adaptation, it can live in a very cold condition, minus sub-zero temperature. So it will not go to all the places. It will only go to those places where the prey population is there for search of food. And what happens in that case? Man-animal conflict, human and the snow leopard conflict.
snow leopards are killed by human beings. Retribution killing, right? In terms of threat, human beings kill the snow leopard, and sometimes for illegal trade of the fur of the snow leopard. Snow leopard का जो फर होता है काफी उसकी कीमत होती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो उसके लिए भी इसका शिकार किया जाता है. Okay, there's another what I can see in the chat box. Key areas while studying environment is that you have to study threatened species, their habitats, what are the conservation measures worldwide, including India, conventions, acts. These are the key areas, right? From the biodiversity perspective, I'm adding that. Now, criteria to declare a area as a national park and all, I think you would have covered in your general classes, but I will also tell you, one of the students has asked that national park and sanctuary, they differ in one very big aspect, that is the control of human activities. National park has got a strict protection. Human economic activities are mostly prohibited in national parks. Sanctuaries, they're limited, biological interference or human interference is allowed, but that is again controlled by the state government, the forest department. In the sanctuary, wildlife sanctuary, bird sanctuary, that comes there. I hope that you have all covered all this in your कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां भी आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में आपने ज्वाइन किया होगा, राइट? द टीचर वुड हैव टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज एंड ऑल. सो देयर वाज सम क्वेश्चन. एनीथिंग मोर इज देयर, और शैल आई कंटिन्यू विद द टॉपिक? सर 2-3 सवाल हैं. हाँ, यस, हाँ, बताइए क्या सवाल है. So what is the meaning of least concern and near threatened animals? Okay. Least concerned is the category of the IUCN where present time there is no threat as of now. It may happen, the threats can be in medium term or long term. They are the least threatened categories. सबसे कम जो संकट में है, that is least concerned. That at this point of time, we don't have to be concerned about their conservation because their population is higher. So that is called least concern. But yes, if because of human activities, habitat loss, or any kind of a hydropower project, infrastructure, whatever threat, if the population fall, then it will be going to the other categories, near threatened. If again further threats are there, population decline, it will further move to the next category, that is a vulnerable. If further declines, endangered. Further, critically endangered. If further they lost from their wild habitat, that is called extinct in wild. And finally, extinct. Extinction for forever. Okay, you have asked least concerned, near threatened. Now I'll give you the near threatened. What do you mean by near threatened? Near threatened is a category of the IUCN where the threat has started. Nearly threatened to extinction. That means because of mining in that area, or because of expansion of agriculture, or because of aquaculture, or because of the grazing of animals, or because of some kind of a hydropower project, some kind of infrastructure. Now the threat has started, which is causing the decline. That is called near threatened. Least concerned means present time we don't have to worry about that conservation of that species. That is called least concerned. But let's say because of mining, because of hydropower project, because of infrastructure, because of any kind of threat, now it is affecting the population. So what IUCN will do? First, put in a category called near threatened, NT. Right? A population goes further decline, vulnerable, then endangered, then critically endangered. It goes in that way. Like sand cat is in near threatened. Which one? Sand cat. Yeah, you'll find that as you read from current affairs, various type of species you'll come across, they may be near threatened also there. Sand cat, what I have said that. So that's what I say. You have to, when you read, then you have to know that which category it comes. But I'll tell you that in UPSC examination, you'll mostly come across these three: critically endangered, endangered, vulnerable. ठीक है? तो वो है, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं वहां पर कैटेगरी लिखा होता है, तो कैटेगरी का मतलब पता होना चाहिए. You should know the meaning of the category. है ना? Yes, sir. Any other person? सर 2-3 क्वेश्चन YouTube से हैं.
हाँ जी, chat हाँ जी। box में भी है, बट शिवांगी ने पूछा है कि सर इंडियन पेंगुलिन्स जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे हाँ आर हाँ। प्रोबेबली एक्सटेंट इन इंडिया बट नॉट इन अदर कंट्रीज, ये एक सवाल है। हम्म। एंड you have mentioned that earlier cumulative IUCN terms it is endangered। तो ये जो टर्म्स है ये बेसिकली क्या ये इंग्लिश के टर्म्स है या इसको डिफाइन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ने किया? आई थिंक सो ये थोड़ा सा अच्छा, कॉमन ठीक सवाल है, है दोनों ही साइड में। ठीक है, मैं समझाता हूं। मैं शिवांगी का जो क्वेश्चन है, ये जो पहला मैं सेकंड पार्ट में समझाता हूं, फिर मैं इंडियन पेंगुलिन पे आऊंगा। आयुष्यन के 9 कैटेगरीज हैं, है ना, 9 कैटेगरीज हैं। आयुष्यन की एक बॉडी है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, और एक होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, बोलते हैं WCU। तो आयुष्यन क्या करता है कि रेड डेटा बुक में, है ना, ये 9 कैटेगरीज के उसके क्राइटेरिया हैं, उसके स्पेसिफिक साइंटिफिक क्राइटेरिया हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है 9 कैटेगरीज में। 9 कैटेगरीज में जो मोस्टली जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सारी कैटेगरी होते हैं, और ये ग्लोबली डिफाइंड होता है, ये इंटरनेशनली डिफाइंड होता है। इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या क्राइटेरिया है वो वेल डिफाइंड IUCN के द्वारा होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विच इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप लेड ऑर्गेनाइजेशन। इट वेल डिफाइंड क्राइटेरियाज आर देयर। Those animals and plants which fit those criteria, accordingly they are brought into the respective category। जो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है उनको उस श्रेणी में डाल दिया जाता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल क्राइटेरिया। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? रिस्क टू एक्सटिंक्शन, लुप्त प्राय प्रजाति जो लुप्त होने के कगार में, जो विलुप्त होने की कगार में, उस पर संकट है, रिस्क टू एक्सटिंक्शन, उसके बेसिस में ये क्राइटेरिया किया गया। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जहां पर रखा जाता है। नाउ कमिंग टू इंडियन पैंगोलिन, राइट। इंडियन पैंगोलिन इज, आई हैव सेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द रेंज ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज एंड एरिड रीजन, राइट। इट इज एंडेंजर्ड। इंडियन पैंगोलिन हैज बीन endangered. Chinese pangolin is critically endangered. The documentary which I played in the classroom, and I was saying that possibly extinct in 2014, right? WWF and those research bodies, they estimated that maybe is almost to the part, but that is a Chinese pangolin. Chinese pangolin बहुत कम है। Chinese pangolin जो है critically endangered में आता है, यानी कि 90% से ज्यादा चाइनीज पैंगोलिन की संख्या कम हो गई है। इंडियन पैंगोलिन अभी भी खतरे में है, इंडेंजर्ड है ना। अभी भी आपको मध्य भारत में, है ना, कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब हम चाइनीज पैंगोलिन की बात करें, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर की भारत में, वहां संख्या बहुत डिक्लाइन कर चुका है, बहुत कम हो चुका है, राइट। तो पॉसिबली मतलब कहा जा रहा है कि पॉसिबली मतलब कोई जरूरी नहीं है, संख्या में गिरावट है ना। चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम फर्दर उस पर संकट रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा अवैध व्यापार होता है, तो हो सकता है कि विलुप्त हो जाए। पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना, वो चीज बताया गया उसमें। सर एक लास्ट क्वेश्चन आप कंटिन्यू हाँ। करें उससे पहले। डॉक्टर सुहा ने पूछा है, हाँ। बेसिकली उनका सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। जो ऐसे वाले सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्टली ऐसा कोई डेटा जिसमें जनरली हमारा डायरेक्टली फोकस नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि जो स्नो लेपर्ड है वो रोर नहीं करता। अभी किसी किसी के जेस्टेशन पीरियड के बारे में पूछ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा लेसर नोन फैक्ट्स होते हैं, तो ये चीजों को किस तरह से प्रिपेयर करें? वेरी गुड, कोई स्ट्रेटेजी है क्या? Good, very good. Dr. Shubha, you have asked a very good question. This type of area, see, UPSC is, UPSC question setter, right? Understand it very clearly that UPSC exam is a highly competitive exam. And UPSC question setter, they are very expert people. They know what you guys are reading and studying. आजकल जो आप लोगों को करंट अफेयर के मटेरियल में जो दिया जा रहा है ना, बना बना के परोसा जा रहा है, ठीक है, जो पकवान आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो यूपीएससी को भी खबर होती है, ऐसा नहीं है यूपीएससी डजंट नो, एंड इट हैज टू मेंटेन द कंपटीशन, लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स आर अपियरिंग। सो डॉक्टर शुभा, योर क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट। हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू गेट इनटू लेसर नोन फैक्ट्स? ऐसे जो लेसर नोन फैक्ट्स वो कहां से हम करें? जैसे लास्ट ईयर एलिफेंट पे आया था जेस्टेशन पीरियड वगैरह जो है,
you will find in not in current affair materials, right? Current affair materials of all institute, they have a common source. The Hindu, the Indian Express, Yojana, Kurukshetra, PIB, they only follow that. Down to earth, that is a common source. This type of questions are based on the facts and information on certain international bodies website, like Worldwide Fund for Nature. Yesterday in the STM session 1, I mentioned that WWF India, Worldwide Fund for Nature India, if you go to the website threatened species, it has very clearly given characteristics, conservation issues, habitat and distribution, these lesser known facts. Whatever I am covering in the classroom, these are all from WWF India website. मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं, ये ऐसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, जो ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई बार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, वहां से होता है. Elephant question is from WWF India because they are the subject matter experts who work in the field of wildlife management, right? So there it comes, and UPSC will do that. UPSC will always go into that. That's what I said. Herd mentality. Herd mentality is dangerous. भेड़ चाल घातक है, घातक, hazardous, खतरनाक है, right? So your strategy is that please visit home page of WWF India website. You'll find priority species for conservation. Go to NGO like WTI, Wildlife Trust of India. You'll find there, like I mentioned, snow leopard, right? There's an international body of snow leopard. There's an organization for snow leopard. You'll find certain species, there are global bodies are there, right? For few of the species which are important, their international bodies are there. For tiger, for elephant, for rhinoceros, for snow leopard, and such international bodies, their website and the data there. There the UPSC picks up the question, right? I hope, Dr. Shubha, you are able to understand, and the rest of the people who are right now live. ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, या हमारे देश में ऐसी संस्थाएं जो कि वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, है ना, शोध कार्य अनुसंधान कर रहे हैं, उनके कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, या उनमें जो जानकारी होता है, जो कि लेसर नोन फैक्ट्स होता है, वहां से ये क्वेश्चन उठा के पूछे. तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा बदलना होगा, ठीक है, ट्रैक को थोड़ा चेंज करना होगा. ऑलराइट, एस्टीम सेशन का यही ऑब्जेक्टिव है. ये जो सेशन में कर रहा हूं, इसका यही ऑब्जेक्टिव है. जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजी होता है, वो मैं आपको बता पाऊं. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर देयर? डॉक्टर शुभा, is it okay to you? Please visit the website of WWF India. You'll get to know the facts, key facts, lesser known facts. It's given there. Yes, sir. Dr. Suhane, thanks for that. Most welcome. So I'll continue with the topic. Now let's, since now already 9:05, 9:10 is there, let us go into that. What I'm now coming here, snow leopard, I've already mentioned that in India, you'll find in Jammu and Kashmir, right? Leh Ladakh region, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. That means entire Himalayan range. And Government of India has also started Project Snow Leopard. We have also started the Project Snow Leopard. So Western Himalayas and also the part of Eastern Himalayas. So we have all these places what you come across, the habitat of snow leopard. And what I'm writing here, Government of India started with the Project Snow Leopard in Himalayan state in 2009. Just like we have Project Tiger, Project Elephant, Project Ghadial, Project Rhinoceros, we have also started for the conservation captive breeding program of snow leopard and Himalayan states where snow leopard is found. So for that 2009, the government started a project, dedicated project, right? So you should know the habitat and all this part. 3,000 meters and above, there where it's found there. Clear? So now let's go to the next part, which I would like to add here. Great one-horn rhino. Right? Very important species.
greater one horn rhino, right? Rhinoceros populations worldwide. There are 5 types of rhinoceros. पूरे विश्व में 5 प्रमुख प्रकार के गेंडे की प्रजाति है, राइनोसेरस की पॉपुलेशन है, 5 टाइप्स ऑफ देम. इंडिया में वन हॉर्न राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो. Then we have in India Javan rhino also, which is smallest in size. You all know that rhinoceros in India, you'll come across the state with higher population is Assam. Assam in northeast India, right? Tarai region, swampy grassland, where this animal survive, and it is a herbivorous mammal. It's a mammal. It's herbivorous. It feed on the swampy grasses. Brahmaputra river and the tributaries of river Brahmaputra, right? Manas, Kaziranga, all these are known for greater one horn rhino, right? There are other 4 types of rhinoceros other than greater one horn rhino worldwide. The other 4 types are there. Let's look into that. What is the main habitat of greater one horn rhino? That is the Indo-Nepal, India and Nepal. भारत और नेपाल का जो क्षेत्र है, खासतौर पर तेराई क्षेत्र जो होता है, हिमालयन फुटेल, वो एक पार्ट आता है. तो इंडो नेपाल तेराई, एंड देन यू हैव वेस्ट बंगाल ऑल्सो. वो ये नहीं पता है कि राइनो की पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में भी है. जो है बंगाल के जो उत्तरी भाग है, एक पार्क है गोरुमारा, ये नॉर्थ बंगाल में गोरुमारा. गोरुमारा ये जो पार्क है, ये जैसे हम जाते हैं सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, है ना, नॉर्दर्न बंगाल के साइड में, तो जो हिमालयन फुटहिल है, व्हाट इज माय पॉइंट, फुटहिल ऑफ हिमालयाज, वेयर यू हैव अ स्वाम्पी ग्रासलैंड, दैट बिकम्स द suitable habitat of greater one horn rhinoceros. Yesterday in the esteem session 1, I mentioned about Dudhwa National Park, Lakhimpur Kheri in UP, Uttar Pradesh. There also in Dudhwa National Park, you'll find a small population of one horn rhinoceros. Right? So please don't get carried away that only Assam. Right? Don't get carried away only Assam. Important facts, you have to know that. Right? ये ऐसा नहीं होना चाहिए केवल दिमाग में असम है ना, ग्रेट वन हॉर्न राइनो के लिए केवल असम का नाम है. असम के अलावा नॉर्दर्न बंगाल में भी है, इंडो नेपाल का जो तराई क्षेत्र आता है वहां भी है, दुधवा में भी आपको मिलेगा. लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, ज्यादा संख्या असम में. ठीक है, ये चीज याद रखना है. अगला जो है यहां पर है, लगभग 3,500 की संख्या भारत में है. ये याद नहीं करना है आपको, ये 3,500 या 4,000 कोई नंबर जो है, यू डोंट हैव टू मग अप, बट वी हैव दैट, वी हैव दैट. एंड नेपाल कंबाइंड, इंडिया एंड नेपाल कंबाइंड यू हैव. एंड विच स्टेटस कम्स, वल्नरेबल. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहां आएगा, शेड्यूल्ड 1, हंटिंग एंड पोचिंग इज नॉट अलाउड. साइट्स में कहां आएगा, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, right? Scheduled 1 of the WPA 1972, and vulnerable. Presently under the IUCN category, greater one horn rhinoceros is vulnerable to extinction. Right? That means still the threat is there to the rhinos there, right? So you have to remember this. Now let's see the interesting fact. गेंडों का जो शिकार होता है, अवैध व्यापार, इलीगल ट्रेड जो है, उसके हॉर्न के लिए होता है. The horn of rhino, right? It is a very precious in international trade. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसका काफी मांग है. Now this horn, the medicine is made, which is in high demand in Southeast Asia and China. Medicine. The horn of rhino is made of hair. ये बालों का बना होता है ना, ये हड्डी नहीं होती है. इट्स नॉट अ बोन.
is made of hair. जो बाल होते हैं is made of hair. And there's a medicine, the aphrodisiac medicine, stamina booster. इसके लिए इसकी दवा जो powder, 1 kilogram of powder which is made from the horn of the rhino fetch 10 to 20 lakhs rupees in the international market. For that reason, the poaching of rhinoceros takes place. एक समय था जब ulfa, you know what ulfa? You all know about ulfa? Those kind of organizations were there. Rhinos were hunting and poaching of rhinos for their horn, and illegal trade across the border to get arms, weapon. Right? Now, how the poacher killed the rhinoceros? You may not be aware कि poaching कैसे किया जाता है. Rhinoceros भारी भरकम है. It has a thick skin. Rhinos का जो है skin is very thick. तो what the poachers do? They dig a pit. वो गड्ढा करते हैं, बड़ा सा गड्ढा, और उसमें नुकीले बांस, जो बैम्बू होता है, नुकीला बांस जो है उसे गाड़ दिया जाता है और फिर उसको घास से ढक दिया जाता है. तो जब वो राइनोसेरस चल रहा होता है, जब वो गिरता है वो गड्ढे में, तो ये बांस की जो नुकीली जो होते हैं उसके बॉडी को pierce करता है, लहूलुहान होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर पोचर आके उसके हॉर्न को काट देता है. This is the modus operandi. I'm saying modus operandi. Now you know that now in Assam and all, Ulfa and all those organizations has been now, you will not come across in the news. But what is Assam suffering every year? What is suffering there? Flood. Continuous every year during rainy season, there are floods in Brahmaputra river and its tributary. And during the flood condition, it also affects the habitat of the rhinoceros. बाढ़ के समय में जब ब्रह्मपुत्र नदी में उफान होता है तो जो स्वैम्पी ग्रासलैंड एरिया है वो प्रभावित होता है. उससे क्या होता है? आवास स्थल पे क्षति होता है राइनोसेरस का. ये भी अभी वर्तमान समय में एक प्रकार का संकट है राइनोस का. ठीक है, तो ये ऐसे तथ्यात्मक चीजों को जानना है. ये जो मैंने भी बताया, ये सारी चीजों को समझना है ना. कहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज है, कहाँ उसका जोग्राफिकल रेंज है ना, वेयर इट इज फाउंड देयर. पाकिस्तान वगैरह सब में एक्सटिंक्ट हो चुका है. अब मैं आता हूं 5 प्रकार के जो राइनोसेरस हैं. अगेन आई एम गेटिंग बैक टू डॉक्टर रोहन चक्रवर्ती's cartoon, green humor. He has very beautifully depicted through cartoon. Let's look into that. Look at here. Black rhino. Right, black rhino. I'll do one thing. I'll share the screen there. This will make it very clear. Black rhino. Black rhino is on the verge of extinction. Is on the verge of extinction. And where do you find? Africa. See here, this is the range here, Africa. South Africa and African range, Eastern Africa. Black rhino is almost to the brink of extinction. लुप्त होने के कगार पे है. ठीक है. Second is white rhino, African white rhino. Again you have the same type of habitat. है ना, ये black rhino और white rhino का almost same geographical range है. Third, if you see here, there's the Indian one horn rhino जो हम लोगों ने डिस्कस किया. Indian one horn rhino, right? Indian one horn rhino जो कि इंडिया में this part है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में. Then the fourth one is Java, Indonesia, Sumatra, Javan rhino. Javan rhino, few population found in India also there. And then you find Sumatran rhino. Java here and then Sumatra. I have underlined here on the cartoon here. Now see here. What you see red dot, critically endangered. What you see orange or yellow, right? That is a endangered. And then you find green and all, this vulnerable and all comes there. So Indian rhino, see here. Indian rhino, if you see here yellow color dot, yellow and orange, that is a vulnerable. Is a vulnerable IUCN category. Javan rhino, you see the red color is given. Javan rhino and Sumatran rhino. Javan rhino is critically endangered. Critically endangered है
Javan rhino. Right? Sumatran rhino is also critically endangered. यानी कि इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है. ठीक है. ब्लैक राइनो अगेन रेड, राइट, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, अगर आपको पता हो, आपने नाम सुना होगा, सुडान, अ मेल राइनो, राइट, he died, leaving behind two of the females, right? So this black rhino is also critically endangered, is highly threatened, almost on the brink of extinction. It has become extinct in wild, you can say extinct in wild. African white rhino अभी भी इसकी कुछ पॉपुलेशन है, but this is a part of it, what you see right now. हॉर्न की बात करें, सबसे बड़े साइज में, अगर हम बड़े साइज की बात करें, which are big in size, can you see the size there? Size wise, if you look at size, so you have white rhino and Indian one horn rhino. मैंने टिक मार्क किया है ना. व्हाइट राइनो का साइज बड़ा है, यू कैन सी द फोटोग्राफ, एंड ऑल्सो दिस इंडियन राइनो इज बिग साइज. सुमात्रन राइनो इज वेरी स्मॉल. लुक एट द सुमात्रन राइनो, वेरी स्मॉल साइज, smallest in the size, right? Smallest in size है. Are you able to understand here? सुमात्रन राइनो छोटा है, इसका साइज छोटा है, जबकि व्हाइट राइनो, अफ्रीकन व्हाइट राइनो और ग्रेटर वन राइनो, उसके साइज बड़े हैं. दिस इज व्हाट यू रिक्वायर. यूपीएससी आपको यहीं पर पकड़ेगा, यहीं पर कैच करेगा. यू विल बी कॉट अप हियर ओनली एट दिस काइंड ऑफ एरिया देयर. You should know great one horn rhino found in India, but you should also know which are other rhinos found worldwide and where they are found. What are the distribution habitat? What you see in the map here. Are you clear here? Are you able to understand here? Right? So these are the 5 types which I have just marked here. All right. So I'll just move on. I'll go to the next part of it. This is a part of it. Let me show you the image. Look at this image. There's an organization called International Rhino Foundation. एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन है ना, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो है, इसमें 5 तरह के ये जो राइनोज हैं, अभी ये जो करंट डेटा है, यू कैन सी हियर, व्हाइट राइनो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 18,000 है, डिक्रीज कर रहा है, उसको नियर थ्रेटेंड में रखा गया. व्हाट इज द कैटेगरी हियर? नियर थ्रेटेंड, NT. Greater one horn rhino, right, around 3,600, right, population. The population is increasing. Can you see here? I will underline here. The population is increasing here. Greater one horn rhino, because of conservation. Because of conservation, the population is rising here. Black rhino, again, it is trying to increase the part of it. उसका करने का है. अब यहाँ पर देखिए आप, if you look at here, Indian rhino is vulnerable, right? Black rhino is a critically endangered. Javan rhino critically endangered. Sumatra rhino critically endangered. So which are critically endangered? Black rhino, then Sumatran rhino, Javan rhino. ठीक है? Vulnerable is Indian rhino is vulnerable, and African white rhino is a near threatened. ये इमेज मैंने कहां से लिया है? ये इमेज मैंने इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन से लिया है. You have to go to such kind of website, right? I know that many of you don't follow such international website and their reports, and UPSC will catch you there. The questions will be from there, right? This is what the status comes into that. Now let's look into here. Characteristics I have already said, they are very large size mammal, right? They are herbivorous, and they have a, now look at here. I'll give you some lesser known facts. They can run up to, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक बात है कि जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, ये लार्जेस्ट है एशियन राइनो में. ठीक है,
अब आप देखिए यहां पर बहुत मजेदार बात है, ये कोई ये नहीं कर सकता है कि राइनो भी तेज भाग सकता है, तेज दौड़ सकता है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है भाग सकता है, दौड़ सकता है। लुक एट द डाटा हियर, 55 किलोमीटर पर आवर। क्या पता इस बार के यूपीएससी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यू मे गेट अ क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम, इट माइट बी पॉसिबल। So that is a lesson on. Now see here, they have a excellent sense of hearing and smell. जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते का है ना सूंघने की शक्ति जो है और सुनने की बहुत तेज होती है, राइनोसेरस की भी है। Excellent sense of smell and hearing, right? Then see here, eyesight is really poor, बेचारे बस यही पे धोखा खा जाता है ठीक है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो कहाँ धोखा खा जाता है, देखने में धोखा खा जाता है। आई साइट उतना स्ट्रांग नहीं है, सुनने और स्मेल में ठीक है स्ट्रांग है, लेकिन देखने में उतना स्ट्रांग नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट हियर, जब पूरा एडल्ट होता है, मेल राइनो जो होता है उसका वजन 1800 से 2800 किलोग्राम होता है, और जो मादा होती है फीमेल वेज अराउंड 600 किलोग्राम, राइट। ये एकल रहने वाला प्रजाति है, सोलिटरी है ना। द एनिमल इज सोलिटरी एज अ रूल, कहने का मतलब झुंड में नहीं होता है, जिसे आपको पता है हाथी, एलिफेंट लिव इन हर्ड, इन अ ग्रुप। राइनोस एक साथ झुंड में नहीं रहता है, सोलिटरी, राइट, सोलिटरी काइंड ऑफ, एंड सेवरल में ऑक्युपाई सेम पैच ऑफ फॉरेस्ट और वाटर होल में, लेकिन अलग अलग होगा, दूरी बनाए रखता है। फिर यहां पे क्या है, ब्रीडिंग जो है उसका जो प्रजनन होता है पूरे साल भर होता है। ग्रेट हॉर्न राइनो हर पूरे साल भर प्रजनन करता है। दे कैन मेट एंड रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है 16 महीने का होता है। लाइक फॉर ह्यूमंस इज 9 मंथ, फॉर एलिफेंट इट कैन गो अप टू 22 मंथ्स, बट फॉर राइनोसेरस इट इज 16 मंथ्स जेस्टेशन पीरियड। और जो यंग बर्थ जो होते हैं, यंग का जो बच्चे जो शावक होते हैं, जो जन्म होता है, उसका लेंथ जो होता है 105 सेंटीमीटर और 60 किलोग्राम का होता है। इमेजिन, जो बच्चा होता है उसका वजन 60 किलो होता है, राइट। दैट इज गिवन द फैक्ट, द बायोलॉजिकल फैक्ट इज देयर। एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल का है वो 5 साल में अटेंड होता है, और मेल का 7 से 10 साल में होता है। यानी कि मेल को लेट होता है, फीमेल अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्लियर। कहां ये जानकारी है, why I have done this? This information is given on WWF India's website. कहां पे दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के वेबसाइट में दिया हुआ है राइट। लास्ट ईयर जो मैंने बताया एलिफेंट का, वो भी वहीं से था, उसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन था। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ गोइंग टू सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स। Clear? So it's very interesting information given, lesser known fact which I have discussed here. ठीक है, बहुत ये रोचक बातें हैं जो यहाँ दी हुई है। तो ये बात है, और कंजर्वेशन इश्यूज आपको पता है कौन कौन से देश है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में है, भूटान में भी आपको राइनो पॉपुलेशन मिलेगा, तराई रीजन जो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका म्यांमार में भी है ना, और नेपाल में संख्या कम हो गई है ना, बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान में विलुप्त हो चुका है ना राइनोसेरस जो है, और मेडिसिन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है कि थ्रू आउट जो इसका रेंज कंट्री है, तो दैट इज इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। एंड इन नेपाल इज डिक्लाइनिंग द पॉपुलेशन इज फॉलिंग देयर, राइट। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है IRV 2020, इंडियन राइनो विजन 2020। वी आर नाउ इन 2021। नाउ दिस प्रोग्राम इज ओवर, ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है। इंडियन राइनो विजन इज ओवर, इज ऑलरेडी बीन ओवर। राइनो विजन जो है ये खत्म हो चुका है प्रोग्राम। 2020 दैट वाज द एंड ऑफ द इंडियन राइनो विजन 2020। दिस इज विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम, WWF India and the central government to increase the population of rhinoceros in India. Very successful program. और अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया है, दैट मीन्स इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक।
is important for the exam. You could get question in the exam. This could be a question in the exam. Indian Rhino Vision 2020. जबकि ये समाप्त हो चुका है. लास्ट जो राइनो था उसका ट्रांसलोकेशन किया गया असम में, पवित्रा से मानस. ठीक है, तो ये संभावना है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए. लेट्स लुक एट हियर. यहां पर ये जो इंडियन राइनो विजन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है ना? इसके ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि 2005 में शुरुआत हुआ था. ये कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? ये कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में हुई. ठीक है, इसका असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WWF इंडिया के द्वारा 2005 में स्टार्ट किया गया. ठीक, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? WWF इंडिया. और इसमें टारगेट क्या था कि गेंडे की जो संख्या है, टोटल राइनो पॉपुलेशन को 3000 तक पहुंचाना 2020 तक. 2020 के अंत तक में भारत में एक सिंगी गेंडा, वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन जो है 3000 तक का करने का टारगेट था. कब शुरुआत हुई थी? 2005 में. ठीक है, तो ये जो डाटा मैंने यहां बताया, और जिस जगह पे क्राउडिंग हो रहा है, जिस जगह पे संख्या बढ़ जा रही है, तो जहां उसका घनत्व बढ़ गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड, टू टेक द rhinos from densely populated area and translocate to other habitat which is less dense, so that they are able to survive. Overcrowding will lead to competition, and that can again affect the survival of rhinoceros. So what has happened here is that this is the three objectives for the examination. Is very important. What are three objectives there? One is that adopting this part, this undertake range, increase in the population, range expansion. Now what is very important? Range expansion यहां दिया हुआ है. पोटेंशियल राइनो हैबिटेट जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. डिब्रू साइखोवा is also a biosphere reserve of state of Assam. And then you have लाओखोवा बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. All these are in Assam. ठीक है, वहां पे जो राइनोसेरस है उसको वहां से फ्रॉम एग्जिस्टिंग राइनो बेरिंग एरिया, पवित्रा बहुत फेमस जगह है, पवित्रा वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड काजीरंगा. यू आर अवेयर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क. क्या ऑब्जेक्टिव था? एक तो राइनो की संख्या 3000 तक करना 2020 तक में. दूसरा था कि जिस जगह पे इसकी संख्या ज्यादा हो गई है, अधिक घनत्व वाले जगह से कम घनत्व वाले जगह पे ट्रांसलोकेट करना. और लास्ट राइनो को ट्रांसलोकेट किया गया. ये करंट न्यूज में था. इट वाज इन द हिंदू पेपर. सो व्हाट कम्स हियर? ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज देयर? ट्रांसलोकेशन टू रीइंट्रोड्यूस राइनोस. वेयर? मानस. कहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए? मानस, डिब्रू साइखोवा. कहां से? पवित्रा एंड ऑल दोस एरिया. पवित्रा छोटा जगह है. पवित्रा इज अ वेरी स्मॉल sanctuary in Assam, and because of conservation the population has rise, so density of rhinos has increased. So to take it from there to Manas, where the area is large, right, less dense population. This is the Indian rhino vision. All right, and secure and manage the habitats and all this. Are you able to understand here? सबको समझ में आ रहा है ये चीज जो मैं समझा रहा हूं क्लास में? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइनो के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइनोसेरस. अब मैं एक काम ऐसा करता हूं, ऑलरेडी 9:30 इज देयर, ऑलरेडी टाइम हैज कम टू 9:30, so we'll not go further. We can continue the next class also there. Tomorrow again in the evening 8 o'clock we can have that. So I will stop here. Right, I'll stop here. Let us take few questions. Right, let me take some objective type question here. So I'm stopping here and I'm taking certain question here. Let me take few question here. Just one second, I'll take certain question here. जितने बच्चे हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो डाउट पूछ सकते हैं. मैं कुछ Q&A कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा. So I'm just opening that file. जी सर, एक दो अनाउंसमेंट कर देता हूं तब तक. हाँ, क्योंकि I don't want to go very up to ज्यादा देर तक मैं I don't want to take that. कुछ ऐसे मेरे सैंपल क्वेश्चंस हैं
मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ. विल टेक वेरी क्विक ऑन दिस क्वेश्चन देयर, है ना. इसमें फटाफट हम लोग करेंगे, जो होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उस टाइप का हम लोग काम करेंगे. ठीक है. एंड यू कैन put on your chat box and all, you can put that. ठीक है. I'll read out the question and you will be able to see that. Here the species are different also. Whatever I have discussed, that part is there. Other than that also I have given. कुछ ऐसे species हैं जो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया है. ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, है ना. 10-15 मिनट के अंदर हम लोग रैप अप कर देंगे, फिर आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे. ये क्वेश्चन जो है रेड डियर के बारे में, कश्मीरी स्टैग. कश्मीरी सर, स्टैग, हाँ. वो एक्चुअली फॉन्ट थोड़ा छोटा है, जूम करना पड़ेगा. जूम करना पड़ेगा. जस्ट 1 सेकेंड. अब ठीक है. नाइट्स ऑल राइट. हाँ सर, थोड़ा बेटर है पहले से. ठीक है. मैं पढ़ दे रहा हूं. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन देयर. इसको जल्दी करना है. इसमें कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो आपको पता है ना, उसके संदर्भ में. अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते. कश्मीरी स्टैग क्या है? पहला स्टेटमेंट, कश्मीरी स्टैग इज अ सब स्पीसीज रेड डियर नेटिव टू इंडिया. Kashmiri stag is listed as critically endangered by IUCN as population is counted something around 160 mature individual in 2008. In Kashmir, Dachigam National Park, Rajparian Wildlife Sanctuary, Overa Aru, Sindh Valley, and the forest of Kishtwar and Bhadrewa, this Kashmiri stag is found. So I have given the option here: 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3. What will be answer? Those who are in the YouTube also can mention that. मैं इसको स्क्रीन दिखा देता हूं. It will be much clear to everyone. जो लोग YouTube में हैं या जहां जहां प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या लगता है क्या इसका उत्तर होगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जितना फटाफट. आई एम सीइंग योर रिस्पॉन्स. अच्छा, A as an answer is given that. 1 and 3. All right. Many people are giving A as an answer. All right. YouTube चैनल में क्या आंसर आ रहा है? जो लोग YouTube में वॉच कर रहे हैं अभी. All right. So, which category it comes? Which category it comes? कश्मीरी स्टैग कौन से कैटेगरी में आता है? Which category it comes? What is the common name of this one? What is common name in Kashmir? What is the common name of Kashmiri stag? It is called hangul. It is called as a hangul. Hangul. Earlier it was like Jammu and Kashmir being a state at that time. पहले स्टेट जब था तो उसको स्टेट एनिमल का दर्जा भी दिया गया था. इसका आंसर जो है हंगुल जो है, क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? Yes, it is critically endangered. It is critically endangered. It is a critically endangered species. It is critically endangered species. So the answer is 1, 2 and 3. कश्मीर में फेमस जगह है दच्चीगम नेशनल पार्क. दच्चीगम नेशनल पार्क है ना, कश्मीर में स्थान है जो है. एंड अदर प्लेसेस आल्सो देयर. एंड इज अ सब स्पीसीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया. आंसर विल बी 1, 2 and 3. Clear? It's critically endangered. Now let me come to next question here. घड़ियाल. Right, घड़ियाल part. घड़ियाल is a crocodilian of the family Gavialidae that is native to the Indian subcontinent and is called gavial fish-eating crocodile. It is listed as critically endangered by IUCN. घड़ियाल is one of the 3 crocodilians native to India. It is one of the longest of all living crocodilians. Which will be correct here? 1 and 2 only, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. क्या आंसर होगा इसका? What shall be the answer here? घड़ियाल के बारे में क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट सही है. फिश ईटिंग क्रोकोडाइल गैंजेटिकस गैवियालिस, ये सही है. मछली खाने वाला मगर है ये, है ना. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, करेक्ट. घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. थर्ड, it is one of the 3 crocodilians in the country, also correct. In India we have magar, घड़ियाल and salt water crocodile.
विच वन? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। भीतरकनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। घड़ियाल गंगा नदी पे है। और थर्ड भी सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडिलियंस। जितने जीवित क्रोकोडाइल प्रजाति हैं पूरे विश्व भर में, घड़ियाल सबसे पुराना है। क्या यह कथन सही है? इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। द आंसर इज डी हियर। द आंसर इज डी। डी फॉर दिल्ली। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर डी है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉना ऑफ इंडिया: घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर। विच ऑफ द अबव इज आर एंडेंजर्ड? कौन सा इसमें एंडेंजर्ड है? घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं, अगर मैं आपसे आज के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्या आंसर होना चाहिए? अगर मैं आपको ये सेम क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं, तो क्या आंसर होना चाहिए? घड़ियाल क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लेदर बैक टर्टल एंडेंजर्ड नहीं आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो स्वैम्प डियर जो है, बारहसिंगा, है ना, दैट इज द आंसर विल बी बी। व्हाट इज आंसर हियर? आंसर इज बी। 3 ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। आइदर यू नो और यू डोंट नो। ठीक है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। इसका आंसर 3 ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, डॉल्फिन। कल मैंने क्लास में डिस्कस किया था डॉल्फिन के बारे में, है ना। मैंने कल स्ट्रीम 1 में डॉल्फिन के बारे में डिस्कस किया था। डॉल्फिन प्रिफर डीप वाटर इन एंड अराउंड कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 or more rivers. Statement number 1. Statement 2, they share their habitat with crocodile, freshwater turtles, and wetland birds. They are amongst one of the oldest creatures in the world, and these dolphins are generally blind. गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, है ना, इसके संदर्भ में 3-4 कथन है। तो कौन सा सही होगा इसका? विच इज करेक्ट आंसर हियर? तो पहला कि दे प्रेफर डीप वाटर इन एंड अराउंड कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 or more rivers. Right? Is it correct? Is it correct here? ठीक है, फिर यहां पे दे शेयर द हैबिटेट विद क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर टर्टल एंड ऑल, दिस आल्सो करेक्ट। ओल्डेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड, डॉल्फिन्स आर आल्सो ओल्डेस्ट क्रीचर्स, इज आल्सो करेक्ट। एंड दे आर जनरली ब्लाइंड। कल मैंने क्लास में बताया था कि जो डॉल्फिन होता है, जैसे इको लोकेशन होता है, they use ultrasonic sound just like bat. So the answer will be here 1 2 3 4. क्या इसका आंसर है? डी आंसर है, 1 2 3 and 4। ठीक है, now let's look at the next question here. इसका आंसर सभी कथन सही है। ठीक है, let's go to the last question here. Olive ridley turtle. कई बार आप समाचारों में ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में पढ़ते हैं। गहीर माथा उड़ीसा में, ऋषिकुलिया, ये ब्रीडिंग करने के लिए, नेस्टिंग के लिए, है ना, उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा राज्य में आते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल इज आर करेक्ट? दे फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर। गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। दीज टर्टल्स आर कंसिडर्ड मोस्ट अबंडेंट। इसको ज्यादा अबंडेंट माना जाता है, मोस्ट अबंडेंट है ये। और तीसरा यहां पर सॉलिटरी स्पीसीज होता है, नोन फॉर देयर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल नेस्टिंग। तो इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन मैंने दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें कौन सा कथन गलत है?